नमस्कार। मैं डॉक्टर साधना अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्राचार्य, खैरागढ़, छत्तीसगढ़। शिक्षा समस्या और समाधान चैनल में शिक्षा जुड़े हुए शिक्षा जगत के सभी विद्यार्थियों, पालकों, अभिभावकों, शिक्षकों, संस्था प्रमुखों, एबीओ, बीओ, डीओ, डाइट, संभाग एवं राज्य स्तर के सभी जिम्मेदार, शासन प्रशासन से जुड़े हुए जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का आज के इस बहुत छोटे से बिंदु किंतु बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करके मैं अपनी बात रखना चाह रही हूँ। संभव है और संभव नहीं, विश्वास है कि इस बिंदु का पालन करने पर निश्चित तौर से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा ही। आज हम देखते हैं शिक्षा समस्या और समाधान चैनल जो हमारा है, ये विशेष रूप से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार पहलू पर ये ज़्यादा अधिक फोकस करता है। वैसे तो शिक्षा गुणवत्ता के सुधार के बहुत सारे पहलू हैं, किंतु आज हम जिस पहलू पर चर्चा करेंगे वह है कि पालक, बालक, शिक्षक सबके लिए शिक्षा गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती, जबकि केवल 50 रुपये में समाधान संभव है। साथियों, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि केवल 50 रुपये में ही समाधान संभव है। वो कैसे है, हम आगे चर्चा करेंगे। विविध समाचार पत्रों में जो सर्वे रिपोर्ट है उसको पढ़ने से और धरातल की सच्चाई को देखने से ये बात स्पष्ट होती है कि दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर हमारा गिरता चला जा रहा है और यही कारण है कि दिनों दिन गिरावट होने के कारण यह एक बहुत बड़ी समस्या शिक्षा विभाग के लिए बनी हुई है। वास्तव में हमको ये समझना पड़ेगा कि शिक्षा गुणवत्ता में गिरावट का मतलब क्या है, शिक्षा गुणवत्ता का अर्थ क्या है। शिक्षा गुणवत्ता का मतलब होता है कि बच्चा जिस कक्षा को पास कर चुका है, उत्तीर्ण हो चुका है जिस कक्षा को, उसकी दक्षता का उसमें होना। वर्तमान में हम देखते हैं कि मिडिल स्कूल स्तर, जिसे हम कक्षा 8वीं कहते हैं, 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी को भी हम यदि उससे 2-3 कक्षा नीचे की अर्थात 5वीं 4थी की कक्षा के भी भाषा विषय की किताब को भी पढ़ने के लिए जब हम कहते हैं तो बच्चा उस तरह से धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाता है। ये बात तो भाषा के लिए है। और अंकों की बात हम जब देखते हैं तो 1 से 100 तक की गिनती को भी बच्चा यदि हम बीच बीच से सुन करके लिखने के लिए कहें या पहचानने के लिए कहें, तब पर भी बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात हो रही है, जबकि ये जो दक्षता है वो कक्षा 2री और 3री कक्षा का स्तर की दक्षता है कि बच्चे को धारा प्रवाह पढ़ना आना चाहिए और बच्चे को 100 तक के अंकों को पहचानना आना चाहिए। यही कारण है कि भाषा विषय कमज़ोर होने के कारण बच्चा अन्य विषय में भी कमज़ोर हो जाता है और जब वो कक्षा 9वीं और 10वीं तक, क्योंकि कक्षा 8वीं तक तो विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण करना नहीं है, उनके बाल मनोविज्ञान की जो स्थिति है उसको देखते हुए, तो कक्षा 9वीं में जब वो स्थानीय परीक्षा दिलाता है, 10वीं में जब विधिवत बोर्ड परीक्षा दिलाता है बच्चा, तो वो उसको फेस नहीं कर पाता है और बहुत सारे बच्चे विद्यार्थी जो हैं कक्षा 9वीं और 10वीं में जाकर के फेल हो जाते हैं। यही कारण है कि कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के बाद ड्रॉप आउट की समस्या इसलिए बढ़ जाती है और भी कि फेल होने के कारण ये बच्चा जो 10वीं उत्तीर्ण बच्चा है, 9वीं उत्तीर्ण जो बच्चा है, वो लगभग 14-15 वर्ष का किशोर हो जाता है और किशोरावस्था में मान अपमान की संभावनाएं, मान अपमान का भाव उसके भीतर प्रगाढ़ हो जाता है, वो समझ चुका रहता है। असफल होने के कारण वो जो विद्यार्थी होता है उसे अपने शिक्षकों, विद्यार्थियों, साथियों, संगी साथियों, पालकों, माता पिता, गांव, भाई बहन, सबसे जो अपमान सहने को मिलता है उसे वो स्वीकार नहीं कर पाता। फलतः स्कूल जाना वो बंद कर देता है और स्कूल जाना बंद कर देने के कारण से हम देखते हैं कि कक्षा 10वीं के बाद ड्रॉप आउट की समस्या बड़ी हो जाती है विभाग के लिए। ऐसी बात नहीं है कि शासन के द्वारा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। चौतरफा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आज वर्तमान में विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है ये। तो चौतरफा प्रयास में हम देखते हैं कि लगातार पाठ्यक्रम में परिवर्तन, विद्यार्थी के मूल्यांकन में परिवर्तन, शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाने वाली विधियों में परिवर्तन के कारण शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था, शिक्षा प्राथमिक शाला के शिक्षक से लेकर के
डीओ जिला स्तर तक के अधिकारियों के मॉनिटरिंग की व्यवस्था, इन सब में चौतरफा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक मैं मॉनिटरिंग की यदि बात करूँ तो प्राथमिक शाला में यदि हम देखते हैं तो शिक्षक के ऊपर प्रधान पाठक होते हैं, प्रधान पाठक और शिक्षक के ऊपर संकुल और विकासखंड समन्वयक होते हैं, उनके ऊपर एबीओ, फिर बीओ, फिर डाइट, फिर डीओ, ये चारों तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके बावजूद भी गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है, तो निश्चित ही तौर से यह बहुत ही अधिक एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आखिर क्यों। शासन के द्वारा इतना अधिक प्रयास किया जा रहा है और आज के चैनल में हम ये कहने बैठे हैं आपसे कि हम केवल 50 रुपये में गुणवत्ता में सुधार संभव है, तो साथियों कैसे होगा, इस पर भी हम बात करते हैं। और इसके लिए हम प्राथमिक स्तर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्राथमिक शाला हमारा न्यू है, और जब न्यू हमारा मजबूत होगा तो आगे चलकर विद्यार्थियों को समझने में सुविधा होती है, इसलिए हम प्राथमिक स्तर पर इसकी बात करेंगे। साथियों, हम देखते हैं कि लगातार वर्तमान में परिवर्तन किया जा रहा है। परिवर्तन समय के अनुसार आवश्यक है, होना भी चाहिए, किंतु मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पुरानी हर चीज़ें बुरी नहीं थी। प्राथमिक शाला स्तर पर समाधान कैसे होगा 50 रुपये में, चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं कि केवल पट्टी और कलम का उपयोग सभी विद्यार्थी के लिए अनिवार्य हो। सभी विद्यार्थी के पास पट्टी और कलम होना ही चाहिए, जैसे कि पहले भी होता था। आज जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि वो पट्टी और कलम का उपयोग वो स्वयं भी करते थे। तो पट्टी और कलम सभी विद्यार्थियों के पास होना ही चाहिए। वर्तमान में विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए पेंसिल और कॉपी का उपयोग किया जा रहा है। वह बुरा नहीं है, वह अनावश्यक भी नहीं है, किंतु प्रथम पट्टी और कलम होना चाहिए, क्योंकि पट्टी और कलम एकदम प्रारंभिक स्तर पर सबसे सरल, सुगम और सुविधाजनक उपाय है। कारण क्या है कि पट्टी और कलम में और कॉपी और पेंसिल के उपयोग में क्या अंतर आता है। हम देखते हैं कि बच्चा जब सीखने की शुरुआत करता है तो बार बार गलती करता है, बहुत बार गलती करता है और बार बार उसे मिटाता है। तो जब रबर और पेंसिल का उपयोग करता है बच्चा, तो हम देखते हैं कि 5-7 बार एक ही जगह को जब वो बार बार मिटाता है तो वो जगह मैला हो जाता है और फटने की स्थिति में भी आ जाता है। लेकिन पट्टी में ये स्थिति नहीं आती। अनगिनत बार भी हम पट्टी को मिटाते जाएं तो पट्टी हमारी नई की नई रहती है, और नई की नई पट्टी होने के कारण से बच्चे को लिखने में भी बहुत आनंद आता है। तो इसलिए पट्टी और कलम का उपयोग हमारे लिए पहले ज़रूरी है, बाद में जब इसमें परिपक्व हो जाए बच्चा, तब हम कॉपी और पेंसिल का उपयोग करें। साथियों, मुझे लगता है कि विगत कुछ वर्ष पूर्व को यदि हम अवलोकन करें या ख्याल करें तो शिक्षाविदों ने सचमुच में इस बात को बहुत गंभीरता से लिया कि पट्टी में लिखने में बच्चा कितना आनंदित होता है कि उसको बहुत बड़ा फील्ड मिलना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि स्कूल में कक्षा के जो नीचे दीवार है, नीचे दीवार के 2-3 फीट भाग को पूरी पट्टी बनाने का प्रयास किया, पट्टी बनाने का निर्देश मिला, और हर स्कूल में कक्षा का जो नीचे का भाग है, दीवार का भाग है, उसे पट्टी के रूप में ब्लैक पेंट में पुताई की गई और बच्चे को पट्टी के रूप में उपयोग करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। जिससे बच्चा बहुत उत्साहित होकर के सीखता था। और वर्तमान में तो हम देखेंगे कि मार्केट में पत्थर की तो पट्टी मिल ही रही है, परंतु पत्थर की पट्टी के साथ साथ में प्लास्टिक की भी पट्टियाँ कई वैरायटी में मिल रही हैं। प्लास्टिक की पट्टी जो होती है वो वज़न में भी कम है और उसका रेट भी कम है। तो यदि प्लास्टिक की पट्टी का उपयोग करते हैं बच्चे, तो बच्चे के बस्ते का बोझ भी नहीं बढ़ेगा और रेट कम होने के कारण से पालक के ऊपर आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा। इस तरह से हम इस नई तरकीब को फिर से यदि शुरू करते हैं पट्टी और कलम को, तो पालक और बालक दोनों के ऊपर किसी प्रकार से भी बोझ नहीं बढ़ेगा। ये अनुमान हम कह सकते हैं कि यदि 50 रुपये भी खर्च करके बच्चा साल भर पट्टी और कलम, एक बच्चे के पीछे पट्टी और कलम का उपयोग यदि करता है तो पर्याप्त है उसके लिए। तो साथियों, आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में यदि कोई शिक्षक ये चाहते हैं कि उनके स्कूल का जो कक्षा का जो स्तर है, गुणवत्ता का जो स्तर है, कम प्रयास में, और यदि कोई अभिभावक भी चाहते हैं कि उनका कम प्रयास में कैसे उसका बच्चा आगे बढ़े, तो निश्चित तौर से पट्टी और कलम का उपयोग वो प्रारंभ करें। और पट्टी और कलम का उपयोग केवल एक ही रूप में सब कक्षा में नहीं होगा, अलग अलग कक्षा में अलग अलग उसका उपयोग है। कक्षा में अलग, घर का कार्य में अलग। तो थोड़े से प्रयास में कैसे हम सुधार करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। और हम
जो मॉनिटरिंग करने वाले हमारे समन्वयक हैं, अधिकारी हैं, वे भी जब मॉनिटरिंग करने के लिए जब जाएंगे स्कूल में, तो पट्टी और कलम की उपयोगिता का मॉनिटरिंग कैसे करें, इन सब बिंदुओं पर आगामी अंक में हम बहुत शीघ्र ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।